मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग से हम क्या समझते हैं कि हमारे आसपास मैटर है। तो मैटर होता क्या है? सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज मैटर। एक बेसिक सी हमारी डेफिनेशन तो सबको पता होनी चाहिए। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है, वजन है, या उसमें कोई ना कोई भार है और वो आसपास के सराउंडिंग में कोई ना कोई जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यानी उसमें वॉल्यूम भी है, तो हम उसको मैटर कंसिडर करते हैं। अभी जो मैटर होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो मैटर होते हैं ये पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप तो छोड़ो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। तो नेक्ड आइज तो कैसे ही दिख पाएंगी, ये इन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? किसी भी मूविंग थिंग में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहता है, रैंडम मोशंस करते रहते हैं, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, इन्हें बाइंड करके रखती है, इन्हें जोड़ करके रखती है। और साथ ही में इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है, यानी अट्रैक्शन ज़रूर है लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्पेस मेंटेन करते हैं, बीच में इनमें कोई ना कोई गैप होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। क्या क्या होती हैं? ये पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है। ये हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं जिससे ये साथ में रहते हैं। हमने देखा कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है और मैटर होता क्या है। अब मैटर की अलग अलग स्टेट्स भी होते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म होती हैं जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेन 3 फॉर्म्स तो हमें पता ही है, मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब रिसेंटली 2 नई स्टेट का भी अभी डिस्कवरी हुई है, जो है प्लाज्मा और गॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये बाकी की 2 स्टेट्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये 3 स्टेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे और इनमें डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे। हमने देखा था कि मैटर किससे बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। ये भी पार्टिकल से बना है, ये भी पार्टिकल से बना है, और ये भी पार्टिकल से बना है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? ये बहुत पीछे हैं और एकदम पास में है, यानी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। इसमें मॉडरेट है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है लेकिन ज़्यादा पास भी नहीं है। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं। अब ये पास में है तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं होगी भाई मूव करने के लिए, और इनकी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनको हिलने नहीं देती, एकदम पकड़ करके रखती हैं। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम पाई जाती है। तो लो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, इसमें मॉडरेट होगी, और इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि स्पेस मिल रहा है उनको मूव करने के लिए, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफ़ी कम होगी क्योंकि वो दूरी पर हैं और दूरी पर फोर्सेस कम हो जाती हैं, ठीक है। और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा होगा। ये तो रही कि हम मैटर की प्रॉपर्टी पे इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें बहुत से डिफरेंस होते हैं। जैसे ये रिजिड होता है, ये दोनों रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड्स होते हैं। ये दोनों लिक्विड और गैस फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकें। और डेंसिटी की बात की जाए, यूजुअली सॉलिड्स लिक्विड और गैस से ज़्यादा डेंसर होते हैं, और लिक्विड जो होते हैं वो गैस से ज़्यादा डेंसर होते हैं लेकिन सॉलिड से कम होते हैं यूजुअली। और गैसेस सबसे कम डेंस होती हैं, सॉलिड से भी कम और लिक्विड से भी कम। तो लीस्ट डेंस कौन सी है? गैसेस लीस्ट डेंस होती हैं। और अगर बात कर ली जाए कंप्रेसिबिलिटी की, तो जिसमें ज़्यादा स्पेस होता है उसमें कंप्रेस करना आसान हो जाता है, और इसीलिए वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो स्पेस किस में ज़्यादा है? गैस में ज़्यादा है, तो ये कंप्रेस आसानी से हो जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए, कंप्रेसिबिलिटी गैस में सबसे ज़्यादा हो, लिक्विड में थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब मॉडरेट ही रहेगी। सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड्स में एक टेंडेंसी होती है अपने शेप मेंटेन करने की, यानी हम फोर्स लगा के उनकी शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन वो वापस अपनी शेप में आ सकते हैं। जैसे रबर बैंड का एग्जांपल लें तो हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, अपनी शेप को थोड़ा सा बढ़ा लेगा या अपने साइज को बढ़ा लेगा, लेकिन जब उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी नॉर्मल जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाएगा। लिक्विड में शेप मेंटेन नहीं रहती है, शेप फिक्स्ड नहीं रहती है। क्या फिक्स्ड रहती है? वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की वो शेप ले लेगा।
लेकिन जो गैस होती है ना उनकी शेप फिक्स्ड होती है ना उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, दोनों ही अलग अलग हो जाती हैं अलग अलग जगह पर जाके। अगर एक बड़े कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर को घेर लेंगे, अगर एक छोटे कंटेनर में डालेंगे तो सिर्फ उसी छोटी सी जगह में एडजस्ट कर लेंगे। तो इनके ना वॉल्यूम फिक्स्ड है ना शेप फिक्स्ड है। शेप भी ये किसकी लेंगे, कंटेनर की लेंगे, और ये फ्री फ्लोइंग होते हैं, ये हर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन लिक्विड्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ही फ्लो करेंगे, ठीक है। तो दो मैटर रह गई थी स्टेट्स। प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है? प्लाज्मा होता है हाईली एनर्जेटिक हाईली हीटेड पार्टिकल जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में पाई जाएगी? हाईली हीटेड कहाँ होगा? जैसे हमारी फायर है, तो फायर का मेनली जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा ही कंटेन करती है। फायर मतलब फायर में जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन स्टेट ऑफ मैटर होती है, वो प्लाज्मा होती है। ऐसे ही सन है, सन में भी प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी हमारे ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं उनमें भी प्लाज्मा की प्रेजेंस है। क्या होता है? ये हाईली हीटेड पार्टिकल होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जब उसको मिल जाती है तो वो ग्लो करने लगता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसकी आगे जाकर हमें और भी जानकारी मिली, हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें होता क्या है, किसी भी गैस को लिया है यहाँ पे और 0 केल्विन टेम्परेचर होगा और ये 1/1000 डेंसिटी कम कर दी जाएगी, तो हमारा जो मैटर बनेगा वो होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सवाल ये आता है कि इनकी अलग अलग स्टेट होती हैं, ठीक है, तो क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेंगे, बहुत आसान है। सपोज दैट एक हमने आइस क्यूब लिया है, ठीक है। अब आइस क्यूब को करना कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? वो पिघलने लगेगा, उससे क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड क्या होता है? हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में फ्लो करने वाला। तो वो एक प्लेट में अगर हमने आइस क्यूब को रखा था तो वो प्लेट में फैल जाएगा और प्लेट की शेप लेके लिक्विड बन जाएगा। और अब हमें उस प्लेट का लिक्विड है उसको हमें बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हम क्या देखेंगे? वो वेपर्स बनेगा, भाप बनेगा और उड़ जाएगा, प्लेट में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यानी सॉलिड था पहले, सॉलिड से किस में गया? लिक्विड में गया, और लिक्विड से किस में गया? गैस में। तो हमें पता चलता है कि एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब देखा जाए तो ये स्टेट किस वजह से चेंज हुई? चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि फ्रीजर में रखा था जब आइस क्यूब तो वहाँ पे ठंडक थी, वहाँ पे टेम्परेचर लो था, तो वो आइस की फॉर्म में था। उसके बाद जब हम रूम टेम्परेचर पे उसको लिया है, एक कमरे के टेम्परेचर पे लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है, तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है। और उसके बाद जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, बॉयल किया वाटर को, तो वो क्या बन गया? गैस बन गया। यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ रहा है? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या बढ़ गया? हीट बढ़ी। हीट बढ़ने पर क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हीट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर पार्टिकल्स में हीट बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। उनके बीच में जो फोर्स थी आपस में जो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था एक दूसरे को, वो फोर्स ओवरकम हो गई, वो फोर्स टूट गई हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ गई। तो उन्होंने उस अट्रैक्टिव फोर्स को अपोज करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल करा और एनर्जी की मदद से वो एक दूसरे से दूर चले गए और स्पेस बढ़ गया, ठीक है। स्पेस बढ़ गया तो वो बन गए लिक्विड। अभी भी इनमें काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स थी जो इनको लिक्विड बनाए रखी थी। उसके बाद हमने इसका और टेम्परेचर बढ़ाया, बॉइलिंग टेम्परेचर पे इसको लाके रख दिया, तो वो क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हमने इसको। डिस्टिल्ड वाटर होगा, अगर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? और एनर्जी बढ़ी तो और दूरी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएंगी और दूरी बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। अब हम उल्टा करें, अगर गैस को हम कंडेंस करें, ठंडा करें, तो क्या होगा? इनके बीच की दूरी कम होगी। यहाँ पर जब हमने ठंड बढ़ाई तो इनमें जो स्पेस था वो कम हो गया, ये पास पास में आ गए और फिर वो लिक्विड बन गया। फिर हमने लिक्विड को भी फ्रीजर में रख दिया तो क्या बनेगा? और भी पास आ जाएंगे, और भी पास हो जाएंगे, और भी स्पेस कम हो जाएगा, और भी एनर्जी भी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होता है मैटर की स्टेट में। क्या देखा? सॉलिड से लिक्विड बना, फिर उस लिक्विड से गैस।
या फिर गैस से लिक्विड बना और लिक्विड से फिर बन गया सॉलिड। अभी तक हमने ये देखा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से बिना लिक्विड पे जाए कोई सॉलिड सीधा गैस बन जाए? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। कभी कभी कपूर देखा होगा आपने, उसको जलाना नहीं है, उसको हीट करना है सिर्फ, यानी गर्म करना है। तो क्या होगा, कपूर पूरी तरीके से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। इस प्रोसेस को, जो सॉलिड से सीधा गैस में जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। और एक डिपोजिशन भी होता है। अब यही जो वेपर्स बने उनको आप वापस से सॉलिड भी बना सकते हो। क्या करके? कूल कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, स्पेस कम हो जाएगा। प्रोसेस कहलाता है हमारा डिपोजिशन, जब गैस से सीधा सॉलिड बन जाए। ऐसे बहुत से हमारे हैं एग्जाम्पल्स, जैसे हमने अभी कैम्फर का एग्जाम्पल लिया। कपूर है कैम्फर, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, वो भी डायरेक्ट हीट करने पर क्या होता है, सॉलिड से गैस बन जाएगा और कूल करोगे तो गैस से सॉलिड बन जाएगा। तो ये सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो फ्यूजन होगा, मतलब इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलेंगे। जब वही लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। वेपर्स बनेंगे तो वेपराइजेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन। जब गैस लिक्विड में चेंज होगा तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करेंगे, गैस को कूल करेंगे ताकि ड्रॉपलेट्स बन जाए, यानी लिक्विड बन जाए। उसके लिए हम गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे ताकि लिक्विड बन जाए। ठीक है। लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो सॉलिडिफिकेशन। तो ये कुछ 6 प्रोसेस है, इनको मेमोराइज करके रखो, याद करके रखो, एग्जाम में आ सकते हैं। तो डायग्राम बना के अगर आप लिख के आएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और मार्क्स भी उसके ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। अब तक हमने देखा कि क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी। क्या प्रेशर में चेंज आने से भी स्टेट में चेंज आ सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मान लो ये क्या है, गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है। ये कंटेनर में बंद है और कंटेनर में जो ऊपर है इस तरीके से एक ढक्कन है। ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है। मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, पार्टिकल्स की जो दूरी है कम हो जाएगी। पार्टिकल्स पे दूरी कम हो गई तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, गैस से लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको अगर और प्रेशराइज करेंगे तो और भी दूरी कम हो जाएगी, और भी इनमें क्या हो गया, स्पेस कम हो गया। तो अब क्या बन गया, ये सॉलिड बन गया। तो प्रेशर को बढ़ाने से स्टेट में चेंज आ रहा है। ऐसे अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तब भी स्टेट में चेंज आएगा। डिओड्रेंट्स होते हैं, उनमें हमें लगता है कि लिक्विड भरा है, लेकिन क्या होती है, गैस होती है। कैसे करा उन्होंने उसको लिक्विफाई कैसे करा, सबसे पहले इसमें प्रेशर लगा के तब उस बॉटल में भरा। तो प्रेशर लगा के बॉटल में भरा तो वो क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया, क्योंकि उनमें स्पेस कम हो गया। ठीक है। इवापोरेशन, कोई भी लिक्विड है जब हम उसको हीट देंगे या हीट एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, गैस बन जाएगा। यही प्रोसेस होता है हमारा इवापोरेशन। तब आप बोल सकते हो यार बॉइलिंग में भी तो हम हीट प्रोवाइड करके किसी भी लिक्विड को गैस बनाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। इसको घास में समझना, ये आगे। ठीक है। फायर है, हमने 2 बाउल्स हैं, 2 कंटेनर हैं, उनमें दोनों में क्या लिया, वाटर ले लिया। ठीक है। हम दोनों को ही हीट प्रोवाइड करेंगे। एक को हमने छत पे ले जाकर रख दिया जहाँ पे धूप थी। ठीक है। दूसरे को हमने गैस के नीचे रख दिया, मतलब गैस के ऊपर रख दिया। तो गैस के ऊपर रख दिया एक को हमने, दोनों को हीट मिल गया। अब जो गैस पे रखा हुआ कंटेनर है उसमें क्या देखोगे, बबल्स निकलेंगे ऐसे 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 ऐसे, और पानी उछलने लगेगा एक तरीके से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसकी। ठीक है। तो ऐसे बॉयल्स आने लगेंगे, फिर धीरे 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 पानी कम हो जाएगा और पूरी तरीके से वेपर्स में या बोले गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखोगे तो आप बहुत दिनों तक इसको रखे रखोगे। अगर सर्दियों का दिन है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक, गर्मियों का है तो कुछ दिनों में हो जाएगा। ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। इसमें भी गैस बन गया, इसमें भी गैस बन गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए तो इसको हीट कहाँ मिल रही थी, ऊपर वाले सरफेस को, सिर्फ इसी वाली लेयर पे। ठीक है। तो जो भी यहाँ के पार्टिकल्स थे, यहाँ के जो भी पार्टिकल्स थे लिक्विड के, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को तोड़ा और वो फिर गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। और इसमें हीट कहाँ मिल रही थी, यहाँ से अगर पार्टिकल्स को हीट मिल रही थी तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे थे। हॉट एयर की तरह हॉट वाटर भी
ऊपर की तरफ राइज होता है, ठीक है। तो ये पानी ऊपर की तरफ चला गया, नीचे वाला पानी, और यहाँ का पानी नीचे आया, वो भी फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आया, ऊपर की तरफ चला गया, एक सर्कुलर मोशन सा चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, यानी पूरे बल्क ऑफ लिक्विड में ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ऊपर की सरफेस पे, ये सरफेस फिनोमेना है। एक एक लेयर कर करके तब इसकी वॉल्यूम कम होगी और तब जाके ये गैस में कन्वर्ट होगा, यानी ये क्या है, सरफेस फिनोमेना। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग को करने के लिए हमें एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होगी। जैसे अगर वाटर है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, यानी एकदम कुछ भी मिलावट नहीं है उसमें, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। तो उसके लिए एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें वाटर किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, ठीक है, भले ही वो टेम्परेचर हो 55 डिग्री या रूम टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, वो उसी पर इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें एक फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो कि होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ये इवापोरेट हो जाए, धीरे धीरे होगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक रैपिड प्रोसेस है। ओके, इसी बात पे वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, और शेयर भी करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही जाओगे, अब तक नहीं किया हो तो अभी कर देना, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो मेनली 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी लिक्विड को इवापोरेट होने में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम आते हैं टेम्परेचर पे। एक जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो जनवरी के महीने में तुमने एक कटोरे में रखा पानी और जाके छत पर रख दिया, धूप निकली, थोड़ी सी देख ले धूप निकली, और तुमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हफ्तों तक, बहुत दिनों तक वो वहीं रखा रहा, लेकिन पूरी तरीके से इवापोरेट नहीं हुआ, ठीक है। वहीं पर तुमने दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में एकदम जब बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप निकल रही थी, उस वक्त जाकर छत पर रखा बाउल, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो पानी पूरा इवापोरेट हो जाएगा। ऐसा किस वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से। जनवरी के महीने में टेम्परेचर लो था, लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिस दिन टेम्परेचर बहुत हाई था, उस दिन इवापोरेशन का रेट भी बढ़ गया। तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मान लो तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है और तुम्हें दूध पीकर ही जाना है, तो दूध को पहले तो गर्म ही करना पड़ता है, तो जो गर्म गर्म दूध है वो तुमसे नहीं लिया जा रहा है। अब तुम उसे ठंडा करने के लिए क्या करोगे, उसमें फूंक मारोगे, ऑब्वियस सी बात है। और फूंक मारना यानी विंड देना उसको, ठीक है, विंड यानी मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, ठीक है। तो जब विंड स्पीड इंक्रीज हुई तो वो दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और विंड, मान लो पंखा चला दिया तुमने, तो दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा। सब्जी है, सब्जी गर्म गर्म है, पंखा चला दिया, वो कुछ देर बाद ठंडी हो जाएगी। तो विंड स्पीड जब बढ़ती है तब इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। मान लो किसी दिन पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी आसपास नमी बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें पसीना ज़्यादा फील होगा, इवापोरेट नहीं हो रहे तुम्हारे पसीने। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि आसपास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमी है, और कोई भी चीज़ है वो कहाँ जाती है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाती है। लेकिन बाहर पहले से ही हायर कंसनट्रेशन है, तो तुम्हारा जो पसीना है वो इवापोरेट नहीं होगा या देरी से होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो फिर इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। तुम वही दूध की कहानी लेकर आते हैं, दूध तुमने पंखा चला दिया, ग्लास में है दूध, तब भी ठंडा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दूध का ग्लास है जो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये तुम्हारा पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा बहुत देर से चल रहा है, लेकिन दूध ठंडा होके नहीं दे रहा है, बहुत ही गर्म दिन है और गर्म गर्म दूध पिया है। तुम्हें दूध पीकर ही स्कूल जाना है, नहीं तो मम्मी स्कूल जाने नहीं देंगी और तुम हो रहे हो लेट। तब उस केस में कई बार हम क्या करते हैं, अगर दूध ग्लास में है तो हम उसे कटोरी में कर लेंगे, अगर हमें उससे भी ज़्यादा जल्दी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे, उसमें दूध को रखेंगे और ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, तो उसमें साथ में विंड भी लग रही है, उसका सरफेस एरिया भी हमने बढ़ा दिया है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, एक इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो अगर ग्लास में है दूध तो एक बार में सिर्फ ऊपर का ये वाला सरफेस इवापोरेट हो रहा है, लेकिन अगर हमने वहीं पर सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, एक थाली में कर दिया दूध को, तो पूरी ये वाली जो लेयर है वो एक साथ इवापोरेट हो जाएगी, तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो जब भी हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तब इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। अब ये तो बात हुई जो हर एक लिक्विड पे वैलिड होते हैं फैक्टर्स उनकी। एक होता है लिक्विड का नेचर ऑफ लिक्विड। कभी सुना है कि थिनर है, थिनर को बॉटल को खोल के मत रखो नहीं तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा क्या मतलब है, इवापोरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है, में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आसानी से इवापोरेशन अगर हो रहा है तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है इवापोरेशन। उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जल्दी से इवापोरेशन हो जाता है।
अगर नेचर ऑफ लिक्विड वॉलेटाइल है तो भी इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अब बात आती है कैसे और क्यों। ठीक है। जब भी तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे अभी मुझे लग रही है, तो क्या होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जिसने भी बनाई भाई बहुत कमाल की बनाई है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर बनाई है। ठीक है। जब भी हमें गर्मी लगेगी तो हम स्वेट रिलीज करते हैं। अब वो स्वेट क्या है, इवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी हीट का इस्तेमाल करेगा। इवापोरेट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए। तो वो जो स्वेट है हमारी बॉडी पे, वो गैस में कन्वर्ट होने के लिए हमारी बॉडी की हीट को इस्तेमाल करेगा, जिससे हमारी बॉडी की हीट कम हो जाएगी। हीट हमारी कम होगी तो कूलिंग इफेक्ट किससे मिलेगा, पानी को थोड़ी मिलेगा, हमें ही मिलेगा ना। जहाँ पे हीट कम वहीं पे कूलिंग इफेक्ट। तो इवापोरेशन होने के लिए जो लिक्विड है वो क्या करता है, आसपास में जो सराउंडिंग है उसकी हीट को लेता है, तो सराउंडिंग को वो क्या करता है, कूल कर देता है। हमने कॉटन क्लोथ्स बनाया। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। हमारा जो भी स्वेट आता है उसे कॉटन का कपड़ा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने से होगा ये, इवापोरेशन में आसानी हो जाएगी। इवापोरेशन आसान होगा, जल्दी हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट भी आराम से मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए हम गर्मियों में वूलन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो स्वेट को अच्छे से और जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। का ढका हुआ रखा है तो इसमें जो पानी है वो ठंडा कैसे रहेगा, क्यों है वो ठंडा, तो इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें से हल्का हल्का पानी बहता है। बहता मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। और इससे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा किसकी हीट लेके, इसके सरफेस की हीट लेके। इसके सरफेस की हीट जाएगी तो ये ठंडा होगा, ये ठंडा होगा तो अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। चलो तो ये चैप्टर एकदम खत्म हो चुका है और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।